हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग की एक्चुअल में होने वाली प्रक्रिया कौन सी है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेजेस। आपको मालूम है ब्रीदिंग जो आपकी होती है ये दो स्टेप्स में होती है। पहली स्टेप आपकी होती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? जिसमें हम अपनी सांस, जिसको आप बोलते हो, या जो एयर है उसको अपने शरीर में, अपने लंग्स में, अपने फेफड़े में लेके आते हैं। और एक प्रक्रिया है, दिस इज नोन एज एक्सपायरेशन। और एक्सपायरेशन में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हम एयर को एक्सपेल करते हैं, एक्सपेल आउट, शरीर से बाहर एक्सपेल किया जाता है। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। वन इज द इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, अंदर लाते हैं, एंड एक्सपायरेशन बाय विच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। यानी एक्सपायरेशन में हम एयर को शरीर से बाहर ले जाते हैं और इंस्पिरेशन में शरीर के अंदर लाते हैं। एक बात का और ख्याल रहे, द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे मार्क कर लेना चाहिए कि द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू या आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय, याद रखें, इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट। एक प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच में? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। इसका क्या सेंस है, इसको जरा समझिए भाई। एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा और दूसरा हमारा लंग्स होगा, इसके अंदर प्रेशर होगा। तो जो इसका प्रेशर होगा ये कुछ और होगा, इसका प्रेशर होगा ये कुछ और होगा। अब अगर किसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया जाए और लंग्स का प्रेशर घटा दिया जाए तो इस केस में एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी, समझ रहे ना। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, क्या, लंग्स में प्रेशर बढ़ा दिया जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दिया जाए, तो एयर लंग्स से बाहर चली जाती। यही होता भी है इंस्पिरेशन के दौरान। जिस समय, यह भी आप सीख लो यहीं पे, इंस्पिरेशन के दौरान जब हमें लंग्स के अंदर लानी है तो अब ध्यान के समझना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाना या घटाना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लंग्स के अंदर प्रेशर को घटाना बढ़ाना डायरेक्टली ये भी हमारे अंडर में नहीं होता। एक्चुअल में हम थोरैसिक कैविटी, मैंने पिछले लेक्चर पे आपसे कहा था कि याद करना, मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए लिखा भी है कि थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स। क्या मतलब हुआ? अगर थोरैक्स का प्रेशर किसी भी तरीके से हम बदल दें, वॉल्यूम बदल दें, तो हमारे लंग्स का प्रेशर या वॉल्यूम अपने आप बदल जाता है। तो ये बात याद रखना, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बदल नहीं सकते लेकिन लंग्स की वजह से बदल सकते हैं। कैसे? इंस्पिरेशन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इसको कहते हैं, इज लेस देन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे लंग्स का प्रेशर, हमारे पल्मोन का प्रेशर अगर कम हो जाए, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ये प्रेशर कम हो जाए, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना हो ये छोड़ दीजिए, हमें इससे मतलब नहीं है, बस लंग्स का प्रेशर इससे कम हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर ये कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर की एयर, जो एयर है वो लंग्स में आ जाएगी। क्लियर? अब ये प्रेशर कैसे घटेगा इसको हमें आगे समझना है। लिखा भी है लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर, यस देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का क्या मतलब है? एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स का प्रेशर कम है। सिमिलरली ये किसके दौरान है? इंस्पिरेशन के दौरान। सिमिलरली, सामान्य रूप से, सेम उसी प्रकार से, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों लाइनें आपको बहुत अच्छे से सीखनी है और इसको याद कर लेना है। आगे इस टॉपिक पे मुझे आपको सिर्फ यही बताना है कि हम अपने लंग्स का प्रेशर अगर बढ़ा लेंगे तो कैसे बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले मेरी दो बातें आपको सुननी है। पहला, इंस्पिरेशन कब होगा?
इंस्पिरेशन कब होगा? इंस्पिरेशन तब होगा जब हमारे लंग्स का प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये बात यह भी याद कर लो। एक्सपायरेशन कब होगा? एक्सपायरेशन तब होगा जब हमारे लंग्स का प्रेशर ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा। ये बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, लिखा भी है, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आप समझते भी हैं भाई, हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगा ना। अच्छा, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से लिख लें, फिर हम आगे बात करें। अब एक नाम हमने पढ़ा था डायाफ्राम। ये हमारे थोरेसिक कैविटी का सबसे निचला पार्ट था। एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल दस नोन एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल। ये नाम मार्क कर लीजिए पहले। बिटवीन द रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हो या जो वॉल्यूम घटा रहे हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो दो लोग हैं, डायाफ्राम है और स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स हैं। दोनों पॉइंट नोट करें। दिस इज द डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में आपके पास मसल्स हैं। मसल्स की डिटेलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाम है। डायाफ्राम डोम शेप का होता है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, दोनों चीजों को बहुत ध्यान से सुनना। दैट इज नोन एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और जो शरीर के अंदर का प्रेशर है लंग्स का, इनको डेवलप करने का काम इंटरकॉस्टल मसल्स और डायाफ्राम करते हैं। ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपको इन्हें याद भी रखना है और समझना भी है, ठीक है ना। बस आप इनको याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने नहीं जा रही है, ठीक है। चलिए बच्चों, यस, क्लियर हो गया कौन ये ग्रेडियंट, ये डिफरेंस क्रिएट करा रहा है। चलो आगे बात करते हैं। क्या मिला, ध्यान से सुने। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय, एक एक करके दोनों को डिवाइड कर लेंगे। इंस्पिरेशन जो हमारा शरीर के अंदर यानी लंग्स में जो एयर की आने की बात है उसके बारे में। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंस्पिरेशन के दौरान करना क्या है ये समझना, होना क्या चाहिए। थोरैसिक कैविटी, अगर थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाए, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाए किसी तरीके से, तो हमारी जो पल्मोनरी कैविटी है, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा इसका भी। अगर दोनों का वॉल्यूम, पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जो पल्मोनरी प्रेशर है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर हमारा लंग्स के अंदर का प्रेशर घट जाएगा तो एयर बाहर से अंदर हमारे लंग्स में, हमारे एल्वेलाई में, हमारे पल्मोन में आ जाएगी, एयर ड्रॉन इन। ध्यान से बात को समझना है। इस थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाना है, मतलब ये जो हमारा छाती वाला हिस्सा है इसके वॉल्यूम को बढ़ाना है। कैसे? दो तरीके से। एक तो हमारा जो डायाफ्राम है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये नियरली फ्लैट हो जाएगा डायाफ्राम। तो इंस्पिरेशन में दो लोग मेनली काम करेंगे, इस बात को समझना है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप एक बार सीख गए तो आपके लिए बेहद आसान रहेगा। एक आपके पास कौन काम कर रहा है, आपको मैंने पीछे ही बताया था, डायाफ्राम। और एक आपकी यहाँ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल काम करेगी। वजह बता रहा हूँ अभी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। देखिए डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर एंटीरियर है, नीचे पोस्टीरियर है, तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ाएगा। ध्यान रखना भाई, डायाफ्राम जो हमारा ऐसा है ये लगभग ऐसा हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला एंटीरियर हो गया, नीचे वाला पोस्टीरियर हो गया। यस, पढ़ते हैं। विच इंक्रीजेस डायाफ्राम द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेज देख पा रहे हैं तो नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा ये वाला पार्ट,
ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब ऊपर ये है, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो एंटीरियो पोस्टीरियर ऊपर नीचे की एक्सिस में बढ़ाएगा थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीरियो पोस्टीरियर, फिर से समझना, डायाफ्राम थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाता है। कौन? डायाफ्राम बढ़ाता है। कौन से एक्सिस में? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। और एक भाई साहब हैं, दिस इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये बढ़ाता है कौन से डायरेक्शन में? जल्दी बताइए। डार्सो वेंट्रल एक्सिस में, ऊपर नीचे। ये जो हमारे रिब्स में जो मसल्स हैं, ये हमारी छाती को ऊपर फुलाती हैं, ऊपर खींचता है, मसल खींचता है, तो हमारी जो छाती का रिश्ता आप देखिए फूल जाता है। तो ये किस दिशा में? आगे पीछे, पीछे वाला डॉर्सल, आगे वाला वेंट्रल। यस, डॉर्सो वेंट्रल। द कॉस्ट मास मार्क कर लीजिएगा, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाहर की तरफ खींच रही है, इसलिए नहीं कि एक्सप्रेशन मदद कर रही है जी, नहीं, बाहर की तरफ खींच रहा है, इसलिए इसका नाम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है। लिफ्ट ऑफ द रिब एंड द स्टर्नम कॉजिंग, ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स, रिब्स को खींच बढ़ाता है, एंड द स्टर्नम, रिब्स को और स्टर्नम को ऊपर की तरफ खींचता है, एंड इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन डार्सो वेंट्रल एक्सिस। किस एक्सिस में बढ़ाएगा? डार्सो वेंट्रल एक्सिस। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही लाइन आपको मुझे समझानी थी। तो इंस्पिरेशन के दौरान डायाफ्राम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, इस दिशा में वॉल्यूम बढ़ाता है थोरैसिक चैम्बर का। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल डार्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ाता है। मैं देख भी लूँ कि मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ कि नहीं, जिससे कि आपकी बातें समझ में मेरी आ रही कि नहीं। यस, अब देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, डार्सो वेंट्रल मतलब क्या? ऊपर, ये छाती का फूलना, ठीक है ना, पीछे की तरफ, आगे पीछे, इस तरीके से आप समझ रहे हैं। और डायफ्राम ऊपर नीचे करता है, ऊपर नीचे। क्लियर? चलो, ठीक है, क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया, गुड। अब एक काम और करते हैं। क्या लिखा फाइनली? ध्यान से सुनना, फाइनली आंसर क्या आया? द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम। मैंने यही बात आपसे कहा था, पीछे मैंने यही लिख के आया हूं मैं। ये देखिए, ओवरऑल इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम। अगर डायाफ्राम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल डार्सो वेंट्रल एक्सिस में खींच रहा है, तो थोरैसिक वॉल्यूम क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या लिखा है? पढ़िए। ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेस सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्लियर? एंड इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर to less than the atmospheric pressure which force the air from outside to move into the lungs, and that is called inspiration. अगर ये घट गया तो लंग्स के अंदर एयर आ जाएगी। आगे थ्योरी फिर से पढ़ देता हूँ। ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, थोरैसिक वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो आगे क्या लिखा है? पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और अगर ये पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो पल्मोनरी के अंदर यानी लंग्स के अंदर प्रेशर जो आपका है ये घट जाएगा। और अगर इतना हो गया तो इंस्पिरेशन हो जाएगा, एयर लंग्स के अंदर आ जाएगी। इंस्पिरेशन में किसने मदद किया? डायाफ्राम ने और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल ने। क्लियर? इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया, विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। एक बात और याद रखना जो बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं बस आपको ये चल के आगे दिखा रहा हूं, ये जरा देखिए, ध्यान से समझना। ये आपका प्रोसेस है इंस्पिरेशन। हर चीज डायग्राम में यहां पे दी हुई है संयोग से। एनसीईआरटी कभी कभी तो डायग्राम बनाता है। इंस्पिरेशन, डायाफ्राम यहां पे क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टेड कर रहा है और ये हो जाएगा नियरली फ्लैट। भाई हमारा ऐसे ही चैम्बर था, ये वाला ऐसे ही चैम्बर था ये, और ये हमारा डायाफ्राम ऐसे था। और अब ये डायाफ्राम कैसे हो गया? ध्यान से समझना। अब ये डायाफ्राम ऐसे हो गया नियरली फ्लैट। दिस इज नियरली फ्लैट, नियरली फ्लैट। अब अगर ये नियरली फ्लैट बन गया तो जो वॉल्यूम पहले इतना था अब पूरा वॉल्यूम हो गया यहां तक, था ना? तो नियरली फ्लैट होने की वजह से ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहां पे थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक चीज और ध्यान रखना, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, रिब्स और स्टर्नम खींच रही हैं ऊपर की तरफ, उठ रही हैं। कौन सी डायरेक्शन में? इन
डार्सोवेंट्रल एक्सेस। कौन बढ़ा रहा है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ICS, या इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, EI बोलते हैं। एक सेकंड, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, EICM आप लिख लीजिए, EI एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, EICM, ये बढ़ा रहा है। और ये डायाफ्राम किस एक्सेस में बढ़ा रहा है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सेस में। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। ओवरऑल क्या हुआ भाई? इसने भी वॉल्यूम को बढ़ाया, इसने भी वॉल्यूम को बढ़ाया, ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम क्या कर गया? बढ़ गया। थोरेसिक वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हुआ? पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ गया और पल्मोनरी प्रेशर घट गया और एयर अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम हो गया, सॉरी, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया और यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो इसलिए एयर अंदर आ गई। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बात और बताऊं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, ध्यान से समझिएगा, ये आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये हमारा एक्सप्रेशन का डायग्राम है। अगर मैं कह दूं कि वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज कर जाए, रिब्स अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, डायाफ्राम रिलैक्स कर जाए और डोम शेप का हो जाए, समझ पा रहे, ऊपर की तरफ चला जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्सपिरेशन कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स कर जाए, वॉल्यूम क्या होगा? बोले, घट जाएगा। हमारा डायाफ्राम रिलैक्स कर जाए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोरेसिक कैविटी का घट जाएगा। बोलिए, अगर ये रिलैक्स कर जाएं, सिर्फ रिलैक्स कर जाएं, वॉल्यूम घट जाएगा। ओवरऑल पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पल्मोन का प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। यस, इसका प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो एयर एक्सपेल्ड आउट, यही आपको बताना था मुझे। देखिए, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, अपने वास्तविक अवस्था में आ गए हैं। वॉल्यूम क्या कर गया? घट गया। डायाफ्राम भी रिलैक्स कर रहा है, एयर बाहर चली गई। क्यों? क्योंकि यहां का प्रेशर घट गया है। बच्चों, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था। मेरी बात आप तक पहुंच गई? ठीक है, आइए। रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम and intercostal muscle return the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume, thereby pulmonary volume, and इससे क्या होगा? pulmonary pressure क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और एयर बाहर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। बच्चों, बात को याद जरूर रखना पूरा, बहुत मजेदार टॉपिक है ये, बस आपको बात को समझना है। एक सवाल यहां पे बोलना चाहता हूं, इंस्पिरेशन ये एक्टिव प्रोसेस है, ये नोट कर लेना। एक्टिव प्रोसेस है मतलब यहां पे एनर्जी एक्सपेंस होती है, खर्च होती है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो जाता है, क्योंकि हम मस्कल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सपायरेशन ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, यहां कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर? एक सवाल और याद रखना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन सुने, वी हैव टू एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। याद रखिएगा, अब हमें ध्यान रख से समझिएगा मेरी बात, हम इंस्पिरेशन को और बढ़ा सकते हैं, मतलब हम इंस्पिरेशन और डीप कर सकते हैं। कैसे? वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। ये क्या करेगी? एब्डोमिनल मसल्स जो हमारी हैं या जो हमारी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, इनकी मदद से भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। बात को समझना ध्यान से, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा जिसको समझना है। तो पूरा डायग्राम आपको क्लियर हो जाना चाहिए और पूरी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, पॉइंट आउट कर लें चीज़ों को जल्दी से। पूरा हो गया, ठीक है। तो हम एब्डोमिनल मसल्स के द्वारा और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के द्वारा हम इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन को बढ़ा और घटा भी सकते हैं। इस बात का भी आप प्रॉपर ख्याल रखिएगा, ठीक है। पूरी बात हो गई। एक चीज और बेटा, बस एक सेकेंड। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा हो गया। अब एक चीज और मन में आपके सवाल आता होगा कि एक टॉपिक होता है डीप इंस्पिरेशन। डीप इंस्पिरेशन, तो डीप इंस्पिरेशन ही तो हम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ने क्या किया, खींच लिया ऊपर कस के, यही तो हम दिखा पा रहे। एक हमारे पास होता है डीप एक्सपिरेशन। अब एक बात मन में आपके आ रही होगी, उसको जरा क्लियर कर लें। इस टॉपिक को तो हम बाद में समझाएंगे, पहले थोड़ी सी बात और कर लें। जैसे ये वाला टॉपिक हमारा है, एक सेकंड और पीछे चलें, ये वाला टॉपिक है भाई। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये नियरली फ्लैट आया था, मैंने कहा था एकदम फ्लैट हो जाए। डीप इंस्पिरेशन इतनी डिटेलिंग है नहीं एक्चुअल में आपके सिलेबस में, और थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट कर ले ऊपर की तरफ हमारी मसल्स, तो ये हो जाएगा हमारा डीप इंस्पिरेशन। तो डीप इंस्पिरेशन में मसल्स थोड़ा और ज्यादा खिंचाव कर लेंगे, ठीक है, हो गया। अब एक बात और समझो, जो यहां पे है, कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन में तो हम रोल हमारा प्ले करेगा, जो मसल्स पढ़ लिया वो डीप में भी। एक्सपिरेशन के दौरान एब्डोमेन में भी मसल पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल मसल। क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल क्या करेगी, ये वॉल्यूम को और घटा देगी, वॉल्यूम को और घटा देगी। अब अगर वॉल्यूम को और घटा देगी तो प्रेशर और बढ़ जाएगा, और हमारी जो एयर है वो और ज़्यादा एक्सपेल्ड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो एब्डोमिनल मसल जो हमारी है, ये डीप एक्सपिरेशन में मदद करती है, ये आप नोट कर लो। एब्डोमेन के अंदर मसल होती है। मैं एलिमेंट्री कैनाल के मसल की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे सवाल आता है कि एब्डोमिनल मसल वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है, तो एब्डोमिनल मसल, मैं इस मसल की बात कर रहा हूं। मुझे बार बार देखना पड़ रहा है कि मेरी फोटो कितनी आपको दिखती है, इस हिसाब से फिर, क्योंकि पता ही ना चले कुछ बेटा, तो देखना पड़ता है सारी चीज़ें, है ना। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस सुनो ध्यान से। तो एब्डोमिनल मसल जो आपकी है, ये वाली मैं पढ़ा भी चुका हूँ, क्लासरूम में भी ये बात आपको बता चुका हूँ कि एब्डोमिनल मसल जो है ये स्केलेटल है, इस एलिमेंट्री कैनाल की मसल स्मूथ है, याद रखना, है ना, गड़बड़ी मत करना। चलो छोड़ो। तो एब्डोमिनल मसल की वजह से डीप एक्सप्रेशन संभव हो पाता है। चार बातें हो गई, इंस्पिरेशन पढ़ा दिया, एक्सप्रेशन पढ़ा दिया, डीप एक्सप्रेशन और डीप इंस्पिरेशन थोड़ा कम पढ़ाया। लंबी सांस जब आप खींचते हो अंदर की तरफ, तो दिस इज कॉल्ड डीप इंस्पिरेशन। लंबी सांस आप बाहर करके दिखा रहा हूं, दिस इज ड्यू टू एब्डोमिनल मसल एंड
इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल क्योंकि अंदर की तरफ रिब्स को खींचा जा रहा है। ये आपके सिलेबस का पार्ट एनसीईआरटी का नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं और आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलो समझ में थोड़ी बात तो आई। एब्डोमिनल मसल के साथ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल IICM ये भी रोल प्ले करती है। डीप एक्सप्रेशन में सवाल पूछा जाएगा तो कर लेना। डीप एक्सप्रेशन भी एक्टिव प्रोसेस है। तो इंस्पिरेशन एक्टिव, एक्सप्रेशन इनएक्टिव, डीप इंस्पिरेशन सब एक्टिव। यानी एक्सपायरेशन में इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, बाकी जो आपने पढ़ा उसमें सब में ऊर्जा खर्च होती है। क्लियर? चलो, यस। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। ह्यूमन का जो ब्रीदिंग रेट है, ह्यूमन ब्रीदिंग रेट ये होता है बच्चों 12 to 16 पर मिनट। ये नोट कर लेना। छोटे बच्चों में थोड़ा ज्यादा होती है, लगभग 40 से 44 के आसपास होती है। वो आप सब पूछा जाता नहीं है, तो मैं आपसे जरूरत के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। चूंकि आता नहीं है तो मैं आपसे याद करने को बहुत नहीं कहूंगा कि आप बहुत चिंतित होकर और बहुत व्यथित होकर इसको याद करिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग ए स्पायरोमीटर। तो जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी लंग्स में आ जा रही है उसको हम स्पायरोमीटर से नापते हैं। विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। इसके मापने से क्या होता है, हम ये जान पाते हैं कि एक्चुअल में हमारा लंग्स प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट एंड कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। इससे हम अपने पल्मोन, अपने लंग्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में जान पाते हैं कि ये कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये तो हो गई हमारी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या हो गया? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब इसके बाद हमें पढ़ना है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आइए आगे बात करते हैं। यस इस रिस्पायरेटरी वॉल्यूम या रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ध्यान से एक एक डेफिनेशन को आपको पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा मैं जो कहना चाहता हूं। जैसे हमारा लंग्स ही है, मान लीजिए हमारा लंग्स ही है, ध्यान से मेरी बात को समझना। नॉर्मली याद रखिएगा, नॉर्मली जो एक डेफिनेशन आपके पास आई है टाइडल वॉल्यूम। हम नॉर्मली आपके सामने बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो नॉर्मली हम जितना इंस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मली का मतलब क्या है? जिसमें हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये नॉर्मली नहीं है। नॉर्मली क्या है? नॉर्मल वे में जो हम श्वसन करते हैं आपके सामने बैठ के और आपको पता भी नहीं चलता, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो भी वॉल्यूम हम अंदर बाहर लेते हैं, दिस इज द 500 ml वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इसकी वैल्यू होती है 500 ml। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं तो ये टाइडल वॉल्यूम जो है ये अंदर बाहर आ जा सकता है, नॉर्मल वे में बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर एक हेल्दी मैन की बात करें तो वो कितनी वॉल्यूम एयर अंदर बाहर कर सकता है प्रति मिनट? भाई हमने कहा 12 to 16 प्रति मिनट आप सांस लेते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करिए 500 को, आएगा आपका 6000 ml। या फिर आप 16 से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 8000 ml। तो 6000 to 8000 पर ml पर मिनट एयर अंदर बाहर आ जा सकती है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। एक हेल्दी मनुष्य, एक हेल्दी मैन प्रति मिनट 6000 से 8000 ml ऑफ एयर अंदर बाहर कर सकता है। दूसरी बात ध्यान से समझना, अब ये तो हमारा था टाइडल वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूं, नॉर्मली सांस ले रहा हूं। अब मैं ध्यान रखना, अब इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितनी मैं एयर खींच रहा हूं, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड IRV। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड बाई फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा बात कर रहा हूं। टाइडल वॉल्यूम के अलावा, ये तो अंदर हम खींचेंगे ही खींचेंगे, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी हम अंदर लंग्स के अंदर ला रहे हैं, दिस इज कॉल्ड
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वैल्यू हमारी हो गई, और ये हमारी होती है लगभग 2500 से 3000 ml एक बार में। ठीक है, ये हमारा हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी मैक्सिमम जो एयर हम अंदर ला सकते हैं। अब मैक्सिमम जो एयर हम निकाल सकें, तो टाइडल वॉल्यूम हम निकालते हैं, उसके बाद जो हम मैक्सिमम निकाल सकें, ध्यान से समझिएगा, जो मैक्सिमम निकाल सकेंगे, दिस इज कॉल्ड ईआरवी। क्या होगा ये? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। इसको आप निग्लेक्ट करें जिस समय ये वाली वैल्यू पढ़ रहे हो, अब ये भूल जाइए, अब सिर्फ ये देखिएगा, एक ये आप कितनी एयर अंदर बाहर निकालते थे पहले, टाइडल वॉल्यूम निकालते थे, जैसे पीछे हमने कहा कितनी अंदर लाते थे टाइडल वॉल्यूम, अब जो एडिशनल ला रहे हैं दिस इज आईआरवी, निकालते कितनी थे टीवी, अब जो एडिशनल निकाल रहे हैं दिस इज कॉल्ड ईआरवी, और इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। ध्यान से सुनना, टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में अंदर बाहर एयर करते हैं, दिस इज कॉल्ड, अब अंदर बाहर मतलब आप समझ रहे होंगे, इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूं जिससे आप मेरी बात समझ पाए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ये वर्ड एडिशनल घोल के पी जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये नॉर्मल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन ए पर्सन इंस्पायर, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम बाहर निकाल पाए, दिस इज कॉल्ड ईआरवी। एक वैल्यू और भी होती है जिसे हम कभी भी निकाल नहीं सकते, इसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये एयर हमेशा लंग्स में रहती है, एयर रिमेन्स इन लंग्स, और इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। नेक्स्ट, यस, रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। आप मेहनत करके सारी वॉल्यूम निकाल दें, सारी वैल्यू बाहर निकाल दें, फिर भी ये वैल्यू रह जाती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? 4 डेफिनेशन पढ़ी हमने। पहला, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली जो एयर हम अंदर बाहर यानी इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड करते हैं, इसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इसकी वैल्यू 500 ml होती है। टोटल अगर काउंट करेंगे तो 6000 से 8000 प्रति मिनट आएगी। नॉर्मली हम टाइडल कोई एयर अंदर ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। एडिशनल जो खींच पाए, करके दिखा रहा हूं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो मैक्सिमम अंदर ले पाए, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैक्सिमम जो टाइडल वॉल्यूम के अलावा, मैं बार बार अलावा वर्ड बोल रहा हूं। अब देखिए, नॉर्मली हम बाहर खींच रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो ज्यादातर हम खींच पाए, जो एफर्ट से खींच पाए, एडिशनल खींच पाए, दिस इज कॉल्ड ईआरवी। क्लियर? इसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और सब कुछ मेहनत करके बाहर निकाल दें, उसके बाद जो बचा रह जाए, दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी बाहर नहीं आ सकता। एक बात और याद रखिएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से माप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जब बाहर ही नहीं आती तो हम इसे माप कैसे पाएंगे? बाई एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम described above, one can derive various pulmonary capacity which can be used in the clinical diagnosis। अब हम इसमें आपको pulmonary वॉल्यूम में कुछ ऐड करके pulmonary capacity बताना चाहेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, हमने आपसे पीछे कहा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही कहा। हमारे लंग्स के अंदर एडिशनल एयर जो हम खींच के ला सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आईआरबी। अब दूसरा सवाल, लंग्स के मैक्सिमम खींच के लाने की वैल्यू कितनी है? दिस इज कॉल्ड आईआरबी प्लस टीबी, दिस इज कॉल्ड आईसी। नहीं समझे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है? टोटल हम अंदर कितना ला सकते हैं नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद, नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद, नॉर्मल एक्सप्रेशन हम करें, उसके बाद जो मैक्सिमम खींच सकें। ध्यान से समझना, नॉर्मल एक्सप्रेशन, नॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? ये टाइडल वॉल्यूम बाहर निकल जाए और उसके बाद जो अंदर आ सके, ईआरवी आएगा और टीबी आएगा। क्लियर? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, इंस्पायर, इंस्पायर हम क्या कर सकते हैं? टीबी कर सकते हैं, और एक वैल्यू कर सकते हैं आईआरवी, यही तो कहा था। एडिशनल वॉल्यूम, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड एंड नॉर्मल जो इंस्पायर, दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। यस, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टीबी प्लस आईआरवी, यही वैल्यू हमारी कहलाती है
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी ये 500 प्लस 2500 से 3000, यानी कि 3000 से 3500 ml ये वैल्यू होती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की। कितनी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू 3000 से 3500 ml। क्लियर? ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आसानी से आप बता देंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन पर्सन एक्सपायर, टीबी बाहर करेंगे नॉर्मली और मेहनत करके ईआरबी बाहर करेंगे, टोटल वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे, दिस इज कॉल्ड ईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर मैक्सिमम टीबी एंड ईआरबी आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल हम हवा अंदर ले लें, नॉर्मली टीबी ले लें, और उसके बाद जो बाहर निकालेंगे वो टीबी होगा और ईआरबी होगा। टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम और ईआरबी मतलब यस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। वैल्यू अगर आप इसकी चेक करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बता दीजिए। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 500 प्लस कितनी आती है बोलो, 1000 और 1100, यही बोला था ना। इसकी वैल्यू टोटल आ जाएगी 1500 से 1600 ml। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ध्यान से। अभी मैंने आपसे कहा था कि डीप छोड़ दीजिए, सब कुछ मेहनत करके जब निकाल पाते हैं डीप एक्सप्रेशन के दौरान या फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद, ध्यान से समझना, फोर्सफुल या फोर्सबल एक्सप्रेशन के बाद जो बचता था उसे हमने आरबी कहा था। पीछे चल के देखते हैं क्या लिखा था, देखना। आफ्टर ए फोर्सबल एक्सप्रेशन मतलब मेहनत करके हम बाहर निकाल दें। मेहनत करके क्या निकाल सकते हो? ईआरबी निकाल सकते हो, बचेगा क्या? आरबी। ये डिफिनीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, मैं पूरा आपको दोबारा बता रहा हूं। एक हमारे पास है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक हमारे पास है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, या रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं इसको, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो लंग्स में बचता है। अब नॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। ये हमारा टीबी है, ये हमारा ईआरबी है और ये हमारा आरबी है। अगर हम नॉर्मल एक्सप्रेशन करेंगे तो सिर्फ टीबी जाएगा, और अगर हम फोर्सफुल करेंगे तो दोनों जाएगा। फोर्सफुल के बाद जो बचता है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद जो बचता है उसे हम आरवी कहते हैं, और इसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है। लेकिन नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद सिर्फ नॉर्मल टीबी बाहर निकाल रहे हो, उसके बाद जो बचता है दिस इज कॉल्ड एफआरसी, इक्विवेलेंट टू ईआरबी प्लस आरबी। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सप्रेशन। दो सवाल, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो बचता है लंग्स में उसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, और फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद जो लंग्स में बचता है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। फोर्सफुल एक्सप्रेशन याद रखिएगा, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो कुछ मैक्सिमम हम अंदर ले सकते हैं वो हमारा बाहर कर सकते हैं, वो हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हम अंदर ले सकते हैं वो हमारा कहलाता है क्या? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम एयर जो हम अंदर ले सकते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, एक एक्सप्रेशन के बाद। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम एयर हम जो बाहर कर सकते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। सबकी वैल्यू लिख दी, सबकी बातें बता दी। अब दो बचा हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझना है। एक हमारा है वाइटल कैपेसिटी और एक हमारा है टोटल लंग कैपेसिटी। दोनों को समझते हैं। देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या है, जरा ये देखिए। ध्यान से हमारी बात को समझना। ये हमारा है आरबी, ये हमारा है ईआरबी, ये हमारा है टीबी और ये हमारा है आईआरबी। इतनी वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई है। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। क्या कह रहे हैं? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मतलब फोर्सफुल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है?
ये भी वैल्यू बाहर, ये भी वैल्यू बाहर, ये तो बाहर रहेगी, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने जब फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया, ध्यान से समझना, फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया, तो जब फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया तो उसमें क्या निकाला, पहले तो ये बात करें, फोर्सफुल एक्सप्रेशन करें तो उसमें टीबी निकाला और ईआरबी निकाला। तो अब बचा क्या उस समय, सिर्फ और सिर्फ आरबी बचा। आगे समझना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। अब ध्यान से समझना, अगर मैं कह दूं सब कुछ बाहर निकल गया और अब मैक्सिमम कितना अंदर ला सकते हैं, तो अब मैक्सिमम अंदर कितना ला सकते हैं, आईआरबी प्लस टीबी प्लस ईआरबी, ये हमारा कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। लिखा है दिस इंक्लूड्स ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी। और दूसरी डेफिनेशन सुने बेटा, चीज़ों को समझना पड़ता है, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ध्यान से समझना, एक तो मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई, दूसरी डेफिनेशन देखिए ध्यान से हमारी, कह रहे हैं मैक्सिमम अंदर ले लीजिए, और जब आप मैक्सिमम अंदर खींच लेते हो तो मैक्सिमम जो बाहर निकालोगे वो ये तो निकालोगे, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जब आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर लेते हो तो उस समय आपके अंदर आईआरबी होता है, टीबी होता है, ईआरबी होता है और आरबी होता है। मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो मैक्सिमम निकाल पाए, उस समय मैक्सिमम क्या निकाल पाओगे आप, आईआरबी बाहर निकाल सकते हो, टीबी बाहर निकाल सकते हो, ईआरबी बाहर निकाल सकते हो। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। दूसरा, फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सप्रेशन में आप क्या निकालोगे, आईआरबी बाहर रहेगी ही नहीं, टीबी बाहर निकाल सकते हो और ईआरबी बाहर निकाल सकते हो। सब बाहर निकाल दिया, इतना जब आपने बाहर निकाला तो अब जो अंदर ला सकते हो वो आईआरबी, टीबी, ईआरबी सब रहेगा। पूरी बात खत्म। बात को समझना ध्यान से, यानी आरबी को छोड़ के, एक सीधी सी भाषा में बात करूं, आरबी को छोड़ के जो मैक्सिमम ला सके वो वाइटल कैपेसिटी। लेकिन डीप एक्सप्रेशन के बाद, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी एक लाइन में बात करूं, मैक्सिमम इन आफ्टर मैक्सिमम आउट, या मैक्सिमम इंस्पिरेशन मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बाद, यह डिफिनेशन हो सकती है, या मैक्सिमम आउट आफ्टर मैक्सिमम इन। ध्यान समझना, 2 3 4 बार बोल रहा हूं, मैक्सिमम एयर इंस्पायर कर लेना मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बाद, पहले मैक्सिमम निकाल दिया, फिर जो मैक्सिमम खींच पाए वो वाइटल कैपेसिटी है। एक डेफिनेशन ये। दूसरी, मैक्सिमम निकाल दें मैक्सिमम अंदर लेने के बाद, पहले मैक्सिमम अंदर ले लिया सब, उसके बाद जो मैक्सिमम निकाल पाए, मैक्सिमम निकाल क्या पाएंगे, ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी। यस, यही हमारी डेफिनेशन है। दोनों डेफिनेशन को मार्क कर देते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन, अंदर ले सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन, या मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। ये 2 डेफिनेशन है, दोनों आपको याद होनी चाहिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वैल्यू 3 वैल्यूज के बराबर हैं, क्योंकि आरबी कभी बाहर जाएगा नहीं। ईआरबी, यस, वाइटल कैपेसिटी बराबर ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी। ईआरबी के वैल्यू कितनी, 1000 से 1100, टीवी के वैल्यू 500, ईआरबी की वैल्यू जो हमारी होती है ये 2500 लेके 3000 होती है एमएल में। आप पूरा जोड़ोगे तो 1500 और 2500 4000, यानी 4000, और पूरा दूसरा जोड़िए 1100 और 500 1600 और 3000 4600, यानी ये वैल्यू हमारी आएगी 4000 से 4600। नोट कर लेना, 4000 से 4600। अब एक दूसरा सवाल, ये जो मैंने पीछे आपको बनाया था, अरे कहाँ गया, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रह सकती है, क्या क्या, ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी था, ईआरबी प्लस आरबी, जो कुछ लंग्स में रह सकता है सब
This is called total lung capacity. Yes, total volume of air accommodate in the lungs at the end of forceful inspiration. मैं पूरा मिटाने जा रहा हूँ। फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद, फोर्सफुल इंस्पिरेशन क्या क्या रहेगा? फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद आरबी, ईआरबी, टीबी और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सारा को जोड़ दीजिए भाई। आरबी हो गया, ईआरबी हो गया, टीबी हो गया और ईआरबी हो गया। इसी बोलते हैं आप टोटल लंग कैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी कितनी थी? 4000 से 4600 प्लस 1100 से 1200 कितना आएगा? 5100 से 5800, 5100 से 5800 ml, ये आपकी वैल्यू होगी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल जो एयर आप एकोमोडेट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। एक बार इसको और समझाना है, ये डायग्राम से जो भी मैं आपको समझा रहा था। ये इधर वॉल्यूम दिया हुआ है, इधर आपका टाइम दिया। ये एम्स में एक बार सवाल आपसे पूछा गया है, उसी पे मैंने आपको बनाया है। जो मैं अभी आपको समझा रहा था वैसे है भी। ये टाइडल वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू 500 ml होगी। ये ईआरबी है, इसकी वैल्यू 1000 से 1100 ml होगी। आरबी है, इसकी वैल्यू 1100 से 1200 ml होगी। आईआरबी है, इसकी वैल्यू 2500 से 3000 ml होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें। ये ग्राफ जो रेड कलर का बन रहा है, रेड कलर का, ये हमारा कहलाता है टीबी। नॉर्मली जो एयर आ जा रही है, दिस इज कॉल्ड टीबी। अब ध्यान से समझना, मैक्सिमम जो एयर हम ले सकते हैं अंदर, भाई नॉर्मली तो ये ले सकते हैं, टीबी ले सकते हैं नॉर्मली। मैक्सिमम जो ला सकते हैं, तो मैक्सिमम ये ले सकते हैं प्लस ये वाले खींच सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब देखिए, ये मैक्सिमम इंस्पिरेशन है, ग्राफ जा रहा है ना, ये मैक्सिमम अंदर ले सकते हैं। मैक्सिमम अंदर क्या ले सकते हैं? आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसमें टाइडल वॉल्यूम आता है और ईआरबी। आप देखिए पूरा नाप दिया जी, यहां से यहां तक, यहां से शुरू किया है और यहां तक आ रहा है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम इंस्पिरेशन। मैक्सिमम निकाल कर सकते हैं, तो ये निकाल सकते हैं प्लस ये निकाल सकते हैं, ये आपका हो गया मैक्सिमम एक्सपिरेशन। मैक्सिमम एक्सपिरेशन में क्या आएगा आप ये भी समझो, मैक्सिमम क्या आएगा? टीबी प्लस ईआरबी, ये वैल्यू आएगी, पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है ना, क्लियर? अच्छा चलो, एक चीज और देखो, ये तो हो गया हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये हमारा हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब जरा और देखिए, हमने आपसे क्या कहा, ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये कभी बाहर निकलेगा नहीं। नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो बचेगा, दिस इज कॉल्ड ईआरबी एंड आरबी। ये ईआरबी बचेगी और ये आरबी बचेगी। मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये हमारा क्या है? ईआरबी है, ये हमारा क्या है? आरबी है, ये हमारा क्या है? टाइडल वॉल्यूम है, और ये हमारा क्या है? आईआरबी है। यही तो आपको इतनी देर से पढ़ा रहे थे। तो नॉर्मल जब हम निकाल लें बाहर, तो जो बचेगा, दिस इज कॉल्ड एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये आपको पढ़ाया था। अगर हम डीप एक्सप्रेशन के बाद निकालें, भाई डीप एक्सप्रेशन में आप इतना निकाल लोगे, डीप एक्सप्रेशन के बाद जो बचेगा वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। तो डीप एक्सप्रेशन के बाद, फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद जो बचता है, इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, क्लियर? और नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो बचता है वो कहलाता है एफआरसी, क्योंकि नॉर्मल में हम सिर्फ यही निकाल पाएंगे, दोनों बच जाएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ओवर ईआरबी क्या है? ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एक्सपेल आउट। एडिशनल, ये हम एडिशनल बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ईआरबी। ये हम एडिशनल ला सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आईआरबी। टोटल कितना ला सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टोटल कितना बाहर निकाल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल कितना ले सकते हैं अंदर लंग्स में, एकोमोडेट कर सकते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम, ईआरबी, टीबी और ये आईआरबी, सब चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5100 से 5800 ml। याद आया? अब एक डेफिनेशन और, सब क्लियर हो गया यहाँ पे। एक और है वाइटल कैपेसिटी, ध्यान से समझना। वाइटल कैपेसिटी ध्यान से सुनो, पहले मैक्सिमम बाहर निकाल दो, मतलब मैक्सिमम बाहर निकाल दो, इसका क्या मतलब है? यहां तक निकल जाएगा। मैक्सिमम एक्सप्रेशन करोगे तो उस समय सिर्फ इतना बचेगा। मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बाद मैक्सिमम इंस्पिरेशन करें, मैक्सिमम एक्सप्रेशन के बाद मैक्सिमम
इंस्पिरेशन जो करते हैं, तो मैक्सिमम इंस्पिरेशन जो करेंगे वो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू होगी और ये वाली वैल्यू होगी। दिस इज टीबी, आईआरबी एंड ईआरबी। दिस इज द वाइटल कैपेसिटी, टीबी, आईआरबी एंड ईआरबी। दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा डायग्राम आपके पास था जो आपको समझना था, सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। एक बार चलते चलते मैं और बोल दे रहा हूं, ईआरबी क्या है? एडिशनल, आप सिर्फ सुन लीजिएगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एकोमोडेटेड, व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड। टीबी क्या है? नॉर्मल वॉल्यूम, अंदर बाहर हो सकती है। ईआरबी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एक्सपायर्ड। आरबी क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद भी रह जाए। टीएलसी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एकोमोडेटेड इन द लंग्स। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी टोटली इंस्पायर्ड, फोर्सफुली इंस्पायर्ड आफ्टर फोर्सफुल एक्सप्रेशन। ठीक है। दूसरा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल जो हम अंदर खींच पाए लंग एयर को, आईआरबी प्लस टीबी। एफआरसी क्या होता है? नॉर्मल रिस्पिरेशन के बाद जो भी हमारे लंग्स में रह जाए, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये पूरी बात हो गई हमारी, जिसमें हमने आपसे पल्मोनरी कैपेसिटी और पल्मोनरी वॉल्यूम के बारे में बात करी। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड pulmonary capacities and pulmonary volume। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थैंक यू।